न्याय का पहिया हर इंसान के लिए अलग क्यों? क्या न्याय का पहिया या न्याय का चक्र इस बात पर निर्भर करेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से कितने करीब हैं? दो चेहरे मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों। इन दोनों चेहरों पर गौर कीजिएगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है शराब घोटाले में, और बलात्कारी राम रहीम, यह गुनाहगार है, आरोपी नहीं है दोस्तों। इस पर गुनाह साबित हो गया है। अब इन दोनों में फर्क देखिए। मनीष सिसोदिया जो सिर्फ आरोपी हैं, क्या आप जानते हैं उनको लेकर क्या फैसला सामने उभर कर आया है? यह देखिए, कोर्ट अलाउज सिसोदिया टू मीट एलिंग वाइफ वंस अ वीक ऑन कस्टडी पैरोल। इसका हिंदी में क्या अनुवाद है दोस्तों? मनीष सिसोदिया की वाइफ, उनकी पत्नी बीमार हैं और अदालत ने हफ्ते में सिर्फ एक दिन उन्हें इजाजत दी है कि वो अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं। आपको तस्वीर याद होगी दोस्तों, जब मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी से मिलने आए थे। पत्नी बीमारी से निढाल थी। सिसोदिया उन्हें गले लगाकर रो रहे थे। एक व्यक्ति जिस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, एक व्यक्ति जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसीज को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपका जो मामला है 1 मिनट भी अदालत में नहीं टिक पाएगा, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल को रिजेक्ट कर देती है। वो मनीष सिसोदिया, उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है, कस्टडी पैरोल पर रिहा किया जाता है। मगर बलात्कारी और हत्यारा राम रहीम, इस पर गुनाह साबित हो गया है। इसे 1 दर्जन से ज्यादा पैरोल पर अब तक रिहा किया जा चुका है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह एक बार फिर पैरोल पर रिहा है। यह न सिर्फ पैरोल पर रिहा होता है, सत्संग करता है, इसके सामने जाकर भाजपा के नेता घुटने टेकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पर बलात्कार का आरोप सिद्ध हो गया है। यह गुनहगार है, यह आरोपी नहीं है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया और राम रहीम के बीच में फर्क क्यों? आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में दखल क्यों नहीं देता? आखिर हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि व्यक्ति व्यक्ति पर अदालत जो है वो अपना रवैया बदल लेता है? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हेमंत सोरेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया, कह दिया जाइए हाईकोर्ट जाइए। मगर जब सत्ता के चाटुकारों की बात आती है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे न्यूज 18 का ये गुल्लू एंकर हो, इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत दखल देती है। मगर आज जो मुद्दा मैं आपके सामने उठा रहा हूं वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है दोस्तों, मनीष सिसोदिया और राम रहीम के बीच का फर्क। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो इस देश के आम इंसान हैं, मनीष सिसोदिया का अगर गुनाह साबित हो जाए तो कानून के हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मगर हां, इस वक्त उन पर सिर्फ आरोप है। और मैं आपको आगे जाके बतलाने वाला हूं कि ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों को जेल में ठूंस कर रख दिया जाता है और जांच एजेंसी चार्जशीट भी दाखिल नहीं करती। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया महज आरोपी हैं और वो अपनी बीमार पत्नी से मिलना चाहते हैं तो उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक दिन कस्टडी पैरोल पर रिहा किया जाता है। मगर बलात्कारी राम रहीम 50-50 दिन पैरोल पर बाहर हो जाता है। यहां पर अदालत दखल नहीं देंगे। एक और चेहरा मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, उमर खालिद। 3 साल हो चुके हैं ये इंसान जेल में है। आज तक, जी हां, आज तक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। आज तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उमर खालिद का गुनाह क्या है। कई बार अदालत के सामने दिल्ली पुलिस गई और उसे शर्मसार होना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में है। मगर आप इसे इत्तेफाक कह सकते हैं या मैं नहीं जानता कौन सी रहस्यमय वजह, किसी ना किसी वजह से उमर खालिद का मामला मुलतवी हो रहा है, स्थगित हो रहा है।
उनके मामले की सुनवाई जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में होनी थी, मगर जस्टिस बेला त्रिवेदी एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सुनवाई कर रही थी, लिहाजा इस बार भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। यानी कि उमर खालिद के मामले में तारीख पे तारीख। उनके वकील कपिल सिब्बल कहते हैं कि एक बार अदालत में मामला सुनवाई में आ जाए तो उमर खालिद को बेल मिलना तय है। मगर यहां क्या हो रहा है दोस्तों? यहां कुछ और ही खेला हो रहा है। यहां पर मामले की सुनवाई ही नहीं हो रही है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछा कि हर व्यक्ति के लिए कानून अलग क्यों है। मैंने बात जस्टिस बेला त्रिवेदी की। उनका इतिहास क्या रहा है मैं आपको पहले बता चुका हूं, मगर जो लोग नहीं जानते एक बार फिर। जस्टिस बेला त्रिवेदी गुजरात की लॉ सेक्रेटरी हुआ करती थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद वो गुजरात हाईकोर्ट में थी, राजस्थान हाईकोर्ट में थी। यानी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रही हैं। सबसे बड़ी बात, पत्रकार सौरव दास ने यह रिपोर्ट की है जो आपके स्क्रीन पर है। आप जानते हैं रिपोर्ट क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए तमाम जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले हैं वो जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास ही जाते हैं। जी हां, सारे राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले जो भाजपा के लिए खासे अहम हैं वो सिर्फ जस्टिस बेला त्रिवेदी के पास जाते हैं। वो जस्टिस बेला त्रिवेदी जो गुजरात में लॉ सेक्रेटरी हुआ करती थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 14 के इस आर्टिकल में सौरव दास ने साफ तौर पर कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा क्यों? और क्या आप जानते हैं कि कौन सा जज यह फैसला करता है कि किस जज के पास कौन सा केस जाए? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहां पर कौन है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़ साहब। ऐसे में पूरे सम्मान के साथ सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप सार्वजनिक मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में हमने जो कैमरे पर शर्मनाक नजारा देखा उसे आपने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। मगर आपसे सवाल सर, हमारे सामने मनीष सिसोदिया का मामला है, राम रहीम का मामला है, हमारे सामने उमर खालिद का मामला है, हमारे सामने वो तमाम मामले हैं, वो तमाम राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले हैं जो जस्टिस बेला त्रिवेदी की अदालत में जाते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्या यह महज इत्तेफाक है या कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है जो आम जनता नहीं समझ रही है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ना जस्टिस बेला त्रिवेदी पर कोई तोहमत, कोई आरोप लगा रहा हूं, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर। एक पत्रकार होने के नाते मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन तथ्यों का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इस देश की जनता इन तमाम चीजों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी सोच का इस्तेमाल करके उस पर अपनी राय देगी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो आप सजा दीजिए ना। किसी ने देशद्रोह किया है तो सजा दीजिए, मगर उससे पहले साबित कीजिए। आज की तारीख में हमारी अदालतों में जो चल रहा है वो कई किस्म के शको शुबा पैदा कर रहे हैं। अदालतों में जो चल रहा है उसके जरिए इंसाफ कटघरे में है। ये तमाम सवालात हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर क्यों ना इंसाफी मनीष सिसोदिया के साथ, क्यों ना इंसाफी उमर खालिद के साथ, क्यों ना इंसाफी हेमंत सोरेन के साथ? अगर इनका गुनाह है तो साबित कीजिए। आप चार्जशीट तक दाखिल नहीं करते हैं। आपका अंदाजे बयां बहुत साफ है, जेल में डाल दो, सड़ते रहे वो आदमी। प्रचार तंत्र आपके पक्ष में है, प्रचार तंत्र आपके लिए झूठ बोलता रहेगा और जो लोग जेल में हैं उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जाएगा, उन्हें बदनाम किया जाएगा। मगर जब जिरह पर बात आती है, बहस पर बात आती है, तब जाहिर सी बात है कोई सबूत नहीं होता है। मगर बहस पर भी बात नहीं आती है, सम्मानित जजेस मामले की सुनवाई ही नहीं करते हैं। ये तमाम तथ्य हैं जो मुझे लगा आपके सामने लाने की जरूरत है।
अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।